क्लास 10th की मैथ्स की बुक में आए हुए सारे ट्रिक्स, फॉर्मूलेज और जितनी भी थ्योरी है स्वागत है माही क्लासेस के YouTube चैनल में। रियल नंबर्स आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, तो रियल नंबर्स में क्या क्या आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये मैप जो बना रहा हूँ उसको याद रखना है। ये मैप बहुत यूज़फुल है। नेचुरल नंबर्स है ना, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स के बाद आपको एक नंबर्स मिलते हैं जिनको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं, और होल नंबर्स के बाद एक और नंबर्स मिलते हैं जिसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स के बाद आपको एक नंबर मिलेगा जिसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, और रैशनल के बाद आपको एक और नंबर मिलेगा जिसको आप कहते हो इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर्स को अगर आप कंबाइन कर दें, रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों को कंबाइन कर दें तो बन जाता है रियल नंबर्स। तो ये आपको माइंड मैप याद रखना है क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है, तो आपको ये याद रखना है। बिल्कुल बेसिक सी बात है। दूसरी बात आपको याद रखना है को प्राइम नंबर क्या होता है और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये दोनों याद रखना है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनने लगे हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जैसे मान लेते हैं 5 और 15, ये दो नंबर्स अलग अलग हैं लेकिन ये डिविजिबल किससे, 5 से, है ना। तो को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले तो HCF 1 हो। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 उसे को प्राइम कहते हैं। तो ये को प्राइम नहीं है बल्कि ये को प्राइम है, 5 और 13, दीज आर द को प्राइम नंबर्स, है ना। ट्विन प्राइम वो होता है तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 और 5 दोनों प्राइम है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 भी है। और 11 और 13 ये भी ट्विन प्राइम है, और 29 और 31 ये भी ट्विन प्राइम है ना। तो आपको ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगी। को प्राइम एंड ट्विन प्राइम क्या होते हैं याद रखना, और ये पूरा चार्ट याद रखना है आपको जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तीसरी बात आपको इस चैप्टर से जो याद रखनी है वो ये बात होगी कि आपको एक 100% फिक्स है √5 √3 प्रूव करने के लिए आता है। वो सारे बच्चों को बात पता है, वो नहीं बताने वाला हूँ। बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि रियल नंबर्स में एक कंपोजिट करके क्वेश्चन आता है। तो कंपोजिट भी याद रखना है आपको। कंपोजिट वो होते हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2+ फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो उसको हम लोग कंपोजिट कहते हैं। इससे एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसको याद रखना है। चौथी बात जो आपको इस चैप्टर से याद रखनी है वो ये होगी कि HCF और LCM निकालने वाला एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, HCF × LCM = फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा फॉर्मूला। और HCF आपको निकालना है इस चैप्टर में, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो HCF और LCM दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको याद रखने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप अलग अलग दोनों करते हो, जैसे मान लो 18 का करना है और 24 का करना है, तो दोनों को अलग अलग आप फैक्टराइज करोगे। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और आपको इसी से करना, लॉन्ग डिवीजन नहीं, डिलीटेड है तो उससे आपको नहीं करना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, है ना। HCF को दूसरे क्या नाम से जानते हो आप? HCF को आप जानते हो मैक्सिमम, जब भी कभी आ जाता है तो HCF यूज करना होता है। हाईएस्ट वर्ड आ जाता है तो HCF यूज करना होता है। ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाता है तब भी आपको HCF ही यूज करना है। लेकिन सर LCM किस में यूज करे, ये सारी बातें तो HCF के लिए बता दी, LCM के लिए भी तो कोई बातें होंगी। हाँ भाई, LCM के लिए है लीस्ट वर्ड, है ना, LCM के लिए है लोवेस्ट वर्ड, और LCM के लिए है मिनिमम वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो उसके लिए आ जाता है LCM। बाकी ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, बहुत काम का फॉर्मूला है। ढेर सारे क्वेश्चन इससे बन चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख सकते हो। और ये जो मैंने तरीका बताया है HCF LCM निकालने का, आपको इसी से निकालना है जब कभी क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर फर्स्ट में भैया इतना ही है। पॉलिनोमियल में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है। ax² + bx + c = 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ
पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको याद रखना है क्या बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a कहते हैं और x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और जो कांस्टेंट है उसको हम लोग कहते हैं c, कांस्टेंट को कहते हैं हम लोग c। तो ये बातें आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगी, तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे बोलेगा सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस का b बाय a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। और ए बी सी क्या है वो मैंने आपको बता रखा है वहाँ पर, है ना। तो इनको भैया आप कायदे से अच्छे से कॉपी पेन लेके नोट कर लेना, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। कुछ अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ यहाँ पर यूज़ होती हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ जैसे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर याद रखना है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। और एक सबसे मेन फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होंगी, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आपको इसको नोट करके रखना है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab। अगर आपको याद नहीं होता है तो रोज आप एक बार पलट के पेज देख लो और सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। कभी भी आपको अपना याद करना पड़ा है कि मेरा रूम कहाँ है, आंखें बंद करके भी चले आओगे तो घर के रास्ते पते होते हैं आपको, है ना, पता होता है। तो फिर भैया ये क्या है, आप देखते रहो, इनको याद होता रहेगा। कोई बड़ी बात है ना फॉर्मूले याद करना, कोई बड़ी बात है आपके लिए फॉर्मूले याद करना नहीं। a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का ab, है ना। ये बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो प्लीज़ इन पर फोकस किया जाए स्पेशली, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन पर ध्यान देना। ये बहुत 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 काम के लिए होंगे, आपके लिए बहुत काम के फॉर्मूले होंगे आपके लिए, ठीक है। इन पर आप फोकस करना थोड़ा सा। चलो अच्छा, ये फॉर्मूले तो मैंने बता दिए। अब कोई और चीज़ है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, यहाँ पर बोलेगा जीरोस कितने हैं, तो एक्स पर अगर कट और टच होता है ना तो उसको जीरोस कहते हैं। 1 2 3 4 जीरो हैं, तो इसको याद रखना, जीरोस निकालने के काम आता है। जितने एक्स पे कट होगा या टच होगा, एक्स पे कट और टच ही मेज़र किया जाता है जीरोस के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में। अब चैप्टर नंबर 3 जो है वो है आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अब इस लीनियर इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है, तो लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन अगर आपको दी जाती हैं तो होता है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, दूसरा होता है a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है स्टैंडर्ड, ये दोनों इक्वेशन है स्टैंडर्ड। अब क्या यहाँ पर बातें हैं, यहाँ पर बातें हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर ये सब जगह से बराबर होता है, अगर ये सब जगह से बराबर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं भैया ये पैरेलल, ये है कोइंसाइडिंग लाइंस। कोइंसाइडिंग मतलब होता है चिपक के जाएंगी लाइंस, दो लाइंस ऐसे चली गई हैं, ये दो लाइंस ऐसे चली गई, है ना, तो इसे बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। और कोइंसाइडिंग लाइंस के पास होता है इन्फिनिट या मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। और तीसरी बात आपको याद रखनी, जिसके पास सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, है ना। इतनी बात तो यार आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, ये पहली बात स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दूसरी ये मैंने बता दी आपको, और तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, क्या बात है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। चलो मैं कॉपी पेस्ट कर देना, थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले यहाँ पर भी देखना। अच्छा, अगर ये आगे से कट हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि लाइंस कुछ ऐसे गई हैं, कुछ ऐसे गई हैं, है ना। ये इंटरसेक्टिंग लाइन से एग्जांपल है। और यहाँ पर होता है वन सॉल्यूशन, जिसको ये लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब तीसरी बात, जिसके पास सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इतनी बात क्लियर आप याद रखोगे, कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला एग्जाम में। तीसरी बात क्या है सर, अगर पीछे से कट जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस,
और पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में टच नहीं होती हैं, और जब टच नहीं होंगी तो भैया होगा नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इतनी बात आप याद रखनी, ये पैरेलल लाइंस है। ओके, लाइंस लीनियर इक्वेशंस में अगर आपको इक्वेशंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे चैनल पे जाके लीनियर इक्वेशन चैप्टर का वीडियो पढ़ाया, वहां पे पढ़ सकते हो। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया, वहां पर आपको पढ़ना कैसे है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बहुत आसान चैप्टर है। अब चलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जो आपके लिए चौथा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है सर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भैया बस एक बात आपको याद रखनी है, क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ है कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और कांस्टेंट जो है वो है सी। ठीक है, इतनी बात तो आपको भी पता होगी, है ना। और ये बच्चों वाली बातें हैं, ये भी कोफिशिएंट वाली बात याद रखना। अब यहाँ पर 2-3 चीजें आएंगी, क्या? एक डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज आएगी, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है बताइए जरा। बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर 0 के इक्वल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 के बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर 0 के बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर 0 के बराबर होता है तो भैया देखना क्या चीज़ है ना। बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर 0 के बराबर होता है तो क्या होगा? बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर 0 के इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपके एग्जाम में ये लिखा हुआ आपको दिखेगा, बस आपको चिपकाना भर है ना, फॉर्मूले में रखना भर है। और अगर 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। और अगर ये 0 से कम होता है मतलब नेगेटिव होता है, ये मतलब नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, और ये वाला तो 0 के बराबर ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनरियल रूट्स। तो अगर ये वर्डिंग आपको मिल जाए तो आपको यही लिखना है, बस इसके ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब आएगा एक फॉर्मूला जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं धाराचार्य फॉर्मूला, या फिर बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो ये दोनों नाम से फेमस है, आपको जो पसंद आता है बताना कमेंट करके कि आप क्या बोलते हो उसको, है ना। तो इससे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ धाराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। कैसे याद करना है, बस आपको एक बार दिन में एक बार रिवाइज कर लेना है, फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। अब चलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 में, जो कि आपके लिए है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में AP कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? AP। अब इस AP से पंगा ले लिया है तो इस AP को नंगा भी कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे? तो फॉर्मूले जो यहाँ पे यूज़ होगा आपको सिंपल सा है, AP का फॉर्मेट याद रखना है, A प्लस D और A प्लस 2D और A प्लस 3D और डॉट 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 A प्लस n माइनस का 1D। जो लास्ट वाला टर्म होता है ना उसको, ये AP का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, AP ऐसे ही लिखी जाती है, AP ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है। AP ऐसे ही लिखी जाती है, AP का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। चल 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 थोड़ा ऊपर चल बस। अब इसका जनरल फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, जनरल फॉर्मूला। अब ये जनरल फॉर्मूला जनरल ट्रेन से सफ़र करता है इसलिए इसका नाम पड़ गया जनरल फॉर्मूला। क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 और बाहर पे d। ये है जनरल फॉर्मूला। लेकिन सर ये हमको पता नहीं है कि ये an किसको कहते हैं। तो an का मतलब होता है लास्ट टर्म, कुछ को लोग इसको l से लिखते हैं। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d का मतलब होता है डिफरेंस।
इतनी बातें हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब डी कैसे निकाला जाए, तो डी निकालने का जुगाड़ है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। बस आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करते जाओ और डी अपने आप आपके पास आता रहेगा। बस आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करते जाना है। अब क्या करा जाए, अब इसके बाद एक फॉर्मूला आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1 बाहर पे d। ये है AP का सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है। लेकिन अगर शॉर्टकट का फॉर्मूला पूछा जाए जिसमें लास्ट टर्म दिया होता है तो होता है n/2 और a प्लस an। कुछ लोग इसको लास्ट में l भी लिखते हैं, कुछ लोग l भी लिखते हैं। तो कुछ लोग घबराना नहीं भैया, क्योंकि लास्ट an को लास्ट टर्म बोलते हैं और l भी बोला जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम की बातें नहीं है। अब अच्छा, कुछ और बातें आपको बता दूं, कभी भी आपसे 3 टर्म्स AP के लिए जाएं तो आप याद रखना इनको a माइनस डी और a प्लस डी, इनको याद रखना। 4 टर्म्स अगर AP के लिए जाए तो आ जाएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। कभी भी 5 टर्म लिए जाएं AP में तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, इनको आपको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। समझ रहे हो बाबू भैया, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो ना ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ? अच्छा, अब इतनी बातें सर आपने बता डाली हैं, कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। कभी भी आपको नेगेटिव टर्म निकालना हो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना हो तो भी बहुत आसान चीज़ होने वाली। an लेस देन 0 कर दो, an लेस देन 0 तो आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल जाएगा, ठीक है। और कभी भी आपको पिछवाड़े से टर्म निकालना हो, फ्रॉम एंड, तो आपको फॉर्मूला लगाना है L इज इक्वल टू an माइनस n माइनस का 1 और d। कभी भी आपको पीछे से टर्म निकालना हो तो यही फॉर्मूला है, मार्केट में बहुत फेमस है और बहुत काम के लिए, आप बहुत काम का। अब आगे बढ़ेंगे तो ट्रायंगल्स के फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल्स में बेसिक फॉर्म चीज़ें हैं, ट्रायंगल्स में थ्योरम्स ज़्यादा हैं लेकिन फॉर्मूले कम है ना। ट्रायंगल्स में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, एक तो BPT का फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रूविंग तो आती एग्ज़ाम में, A B C D और E। अगर आपने ऐसे मान लिया है ना, तो AB के नीचे आ जाएगा कौन, AB के नीचे आ जाएगा BD और इधर से AC के नीचे आ जाएगा CE, है ना। कुछ लोग इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखते हैं तो AB अपॉन में पूरी फुल साइड AD और इधर से AC अपॉन में पूरा फुल AE। तो ये दोनों सेम हैं और एडिटिंग की है, ओरिजिनल तो यही है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन बनाता है ट्रेपेजियम से, ऐसे दे देगा और यहाँ पर ऐसे डायगोनल्स बना दी जाएंगी, यहाँ पर OABCD ऐसा। तो आपको याद रखना है AO के नीचे आएगा OC और इधर से BO के नीचे आएगा OD, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। कभी भी x की वैल्यू निकालने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो ट्रायंगल्स में BPT है, ट्रायंगल्स में x की वैल्यू निकालने के लिए है और ट्रायंगल्स में ज़्यादातर तो प्रूविंग ही है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आपको थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस क्या, अगर आपने ट्रायंगल की नेमिंग अच्छे से की, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये दे रखा है मैंने और एक ट्रायंगल ये दे दिया, इसका नाम है PQR, इसका नाम है ABC, ठीक है, इतना। अब मैंने इधर अगर नाम लिखा है RQP, तो इधर आपको नेम लिखना पड़ेगा CBA। तो रोटेशन और पैटर्न आपको बहुत मैटर करेगा। अगर आपको ये अच्छे से लिखना आता है तो फिर आपके लिए ट्रायंगल बहुत आसान होने वाला है। चलेंगे अगले चैप्टर में, और अगला चैप्टर आपके सामने है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भैया बहुत सारे फॉर्मूले तो नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं सब काम के हैं, अब क्या क्या काम का है। सबसे पहले आपके सामने आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग x2 माइनस x1 से, और यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सारे बच्चों को पता होगा जिन बच्चों ने मैथ्स में बहुत अच्छा किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन ये तो यार सारे बकलोलो बच्चों को भी पता रहेगा, तो तुमको तो ज़रूर याद रहेगा, सिंपल सी बात है। अब अच्छा मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। अब इसके बाद आएगा सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला आपको याद रखना, इसमें रेशियो आ जाता है। सेक्शन फॉर्मूला का होता है एम एक्स टू प्लस का एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, फिर आ जाएगा एम वाई टू प्लस का एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है आपके लिए। ठीक है, और एक सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला आता है जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है क्वेश्चंस में। सेंट्रॉइड क्या चीज़ होती है, ट्रायंगल्स के तीनों मीडियन जहाँ पर कटते हो तो इसे सेंट्रॉइड कहते हैं। अगर ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है, और ये x3 और y3 है, तो अब सेंट्रॉइड बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 और y3 अपॉन में 3। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड। ओके, सारे बच्चों को ये बात क्लियर होगी, सेंट्रॉइड। ठीक है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला किस पे रखता है, जब सर्कल आ जाता है तब मिड पॉइंट आ जाता है, और ऐसे दिया भी जाएगा मिड पॉइंट, आपको बोल दिया जाएगा। एक पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट यूज़ होता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल वाले में भी मिड पॉइंट यूज़ होता है। तो इतनी बातें याद रखनी है, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलेंगे अगले चैप्टर के फॉर्मूले की तरफ, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर ये आपको फॉर्मूले याद हो गए तो कसम से कि मैथ्स में आप अच्छा करने वाले हो। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है 6 फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टैन, और यहाँ लिख देते हैं कॉसेक, देन सेक, और यहाँ हो जाएगा कॉट। तो साइन का होता है P और H परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस का BH, और टैन का हो जाएगा PB, है ना। तो अगर आप यहाँ से देखोगे साइन का तो आ जाएगा PH, कॉस का BH और टैन का PB। क्लियर बात। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे कॉस का तो PH, HP इधर हो जाएगा, सेक का HB हो जाएगा, कॉट का BP हो जाएगा, है ना। तो अगर आप ऐसे देखो तो देखो, मैंने सिंपल ट्रिक से बता दिया, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर इसके बाद आपको मिलेंगे कुछ रेसिप्रोकल फॉर्मूलेस, है ना। तो रेसिप्रोकल फॉर्मूले आपको ध्यान से देखना है, प्रूविंग में काम आता है रेसिप्रोकल फॉर्मूले। प्रूविंग में बहुत बड़ा रोल है इसका। क्या कि साइन को हम लोग लिखते हैं रेसिप्रोकल करके 1 कॉसेक, ठीक है, और इसी का उल्टा करना है, कॉसेक का 1/sin हो जाएगा, उल्टा कर लेना है। टैन को हम लोग लिखते हैं sin/cos, या फिर 1/cot का उल्टा, इसी को आप उल्टा कर लेना, जितना भी उल्टा कर पाना, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कॉस को लिखते हैं 1/sec, इसको भी उल्टा कर सकते हो, सेक का उल्टा 1/cos, नॉर्मल सी बात है ना। और फिर इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, कौन सी, कॉट को हम लोग लिखते हैं cos/sin, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, रेसिप्रोकल फॉर्मूले में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ आइडेंटिटीज़ आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटीज़ में आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दूसरी आइडेंटिटी है। तीसरी हो जाएगी आपकी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इतनी बात अगर नॉर्मल से आपको समझ में आ गई तो फिर भैया बहुत आसान होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ सिंपल सा, जब आपसे क्वेश्चन ना हो तो आप पूरे क्वेश्चन को साइन या फिर कॉस में कन्वर्ट कर देना। साइन और कॉस ही में कन्वर्ट करना, सिर्फ साइन और कॉस ही दिखना चाहिए पूरे क्वेश्चन में। इसी को हम लोग ले जाते हैं 90% रूल, ठीक है, 90% रूल, ठीक है। इसको याद रखना है और शेयर करते जाना अपने दोस्तों के साथ। अब क्या है, कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है, जैसे 30 पे, 45 पे, 60 पे, है ना। और 0 पे 2 वैल्यू याद रखनी, बता दूंगा आपको, एक साइन की, फिर इसके बाद कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। साइन की वैल्यू 1/2,
है ना, तो इधर भी 1/2, यहाँ पे 1/√2 तो इधर भी 1/√2, और यहाँ पे √3/2 तो इधर भी √3/2। देखो याद हो गई ना, जस्ट उल्टा करते जाओ। tan की आ जाएगी 1/√3 तो इधर भी हो जाएगा 1/√3, इधर 1 तो इधर 1, यहाँ √3 तो इधर भी √3। ठीक है, अब यहाँ लिखो 2 और यहाँ 2√2 और यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, 2/√3। ऐसे इधर उल्टा कर दो, 2/√3, √2 और 2, खत्म, चार्ट खत्म। और साइन की वैल्यू याद रखनी 0 पे, साइन 0 पे 0 और साइन 90 पे 1। ऐसे ही कॉस 0 पे 1 और कॉस 90 पे 0। ठीक है, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। कोई बड़ी बात थी बताओ? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, याद नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। आप मत कहना, है ना, आपको मैंने सारी चीज़ें बता डाली हैं। अब चलेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ हैं, तो मैं उसमें एक चीज़ बता दे रहा हूँ, है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बस आपको वो याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना है। क्या बात है सर आप बता रहे हो? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर देखी जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, इसको याद रखना है। और जहाँ से देखा जा रहा है उसको थीटा कहते हैं। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 के सामने वाला हमेशा होता है, 90 के सामने वाला हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। बाकी बचा हुआ बेस, बाकी बचा हुआ बेस सिंपल सा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर देखा जाए, नीचे से ऊपर अगर देखा जाए, नीचे से ऊपर देखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। जब कभी भी ऊपर से नीचे देखा जाए, ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो हमेशा यहाँ होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर होता है, अल्टरनेट एंगल से आ जाता है अंदर की तरफ। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, याद रखना, बाकी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैंने बात बताई है वो बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है आपके लिए। इसके बाद आएगा सर्कल्स, इसके बाद आएगा सर्कल्स। अब सर्कल में क्या क्या पढ़ना है? सर्कल में आपको मैं बता देता हूँ। देखो सर्कल है मान लो, है ना, और अगर सर्कल की कॉर्ड है ये, ठीक, तो सेंटर से अगर कोई लाइन सर्कल के ऊपर गिरेगी तो हमेशा 90 होगी, हमेशा 90 होगी, और ये बाइसेक्ट हो जाएगा बराबर बराबर में। अगर ए बी सी है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी और बी सी बराबर होंगे। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है सर्कल की। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर्कल की? एरिया रिलेटेड सर्कल में ही वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो जो यहाँ पर है वो बता दे रहा हूँ। ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है ना। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल के एक पॉइंट को अगर कोई लाइन टच करती है तो उसे टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट अगर सर्कल की दो आपस में मीट कर जाती है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, और ये किसी पॉइंट पर मीट कर जाती है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं, और हमेशा ये दोनों बराबर होंगी। मतलब कि सर ए पी बराबर होगा बी पी के। हाँ हाँ बेटा, यही बात सही है, यही बात सही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सर्कल चैप्टर में है, सबसे ज़्यादा, है ना। इसको याद रखना, बहुत यूजफुल होने वाली है। और रेडियस तो आप पता ही, आपको रेडियस बराबर होती है सर्कल में। सर्कल में रेडियस आर इक्वल, ऑल रेडियाई आर इक्वल। ठीक है, इतनी बातें याद रखना, बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए ये बातें। ठीक है, ये रहा सर्कल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। अच्छा एक बात और बता दे रहा हूँ, सर्कल्स में आपको एक बात और बता दे रहा हूँ जो बहुत काम की है। क्या? अगर ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, और अगर रेडियस इसके ऊपर गिरती है तो ऑलवेज 90 डिग्री, रेडियस इज ऑलवेज 90 डिग्री। बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये आपके लिए, है ना। रेडियस कभी भी टेंजेंट के ऊपर गिरेगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, हमेशा 90 होगी। अब चलते हैं एरिया रिलेटेड सर्कल में। एरिया रिलेटेड सर्कल में अब ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, और 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 ये भी सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल तो नहीं दिख रहा है ना, इसको उड़ा देते, हटा तू हट, चल 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 हट, है ना। ये बात नॉर्मल है। अगर मान
मान लो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो रेडियस के द्वारा घेरा गया जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना, बहुत काम का होगा आपके लिए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद क्या बातें हैं सर? ये तो ठीक है, लेकिन मेजर सेक्टर कैसे निकाला जाए? अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो ये है मेजर सेक्टर, ये है मेजर सेक्टर। और अगर आपको यही एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर निकालना है, तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा क्या? सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दो सेक्टर वाला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, तब आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्लियर बात यहाँ से? अब और चीज़ें देखो, है ना, अब और चीज़ें क्या देखनी है? मान लो ये है रेडियस, ये भी है रेडियस, अब आपसे बोल दिया ये चीज़ निकालो, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको ओरिजिनल में निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया एनसीईआरटी ने, लेकिन फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है। क्या फॉर्मूला है? सर्कल निकाल के, है ना, सेक्टर निकाल के, सेक्टर क्या है? ओ ए बी, है ना, और सी ये सेक्टर है। अगर सेक्टर निकाल लो आप पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, है ना, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले का जुगाड़ मैं बताता हूँ। तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो यार? मेरे होते हुए तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो? है ना, मेरे होते हुए टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग यार? अगर आपको देखो कभी भी 90 दे जाए, थीटा 90 डिग्री दे जाए, तो एरिया हमेशा होगा राइट एंगल का, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। और अगर थीटा दे जाए 60 डिग्री तो हमेशा एरिया होगा √3/4 साइड का स्क्वायर। लेकिन अगर आपको इन दोनों के अलावा कुछ दे जाए तो ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व। इन दोनों के अलावा कुछ भी आएगा एक्सेप्ट 90 और 60, तो फिर आपको यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्री, और वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बहुत हार्ड। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, क्या? ये लोग बोलेंगे घड़ी की सुई है ये, है ना, तो घड़ी की सुई वाला जब भी क्वेश्चन आए तो एक बात याद रखना, मिनट हैंड देते हैं अक्सर, और एक मिनट हैंड अगर घूम जाती तो होता है 60 मिनट। 60 मिनट घूमने के बाद कितने डिग्री एंगल होता है? 360 डिग्री। तो अगर आपको डिग्री निकालनी है एक, तो आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6, मतलब कि 1 मिनट में होता है टोटल 6 डिग्री। 1 मिनट में टोटल होता है 6 डिग्री। सीधा आप निकाल लो यहाँ से, 1 मिनट में कितने डिग्री? 6। बस जितना भी मिनट आपको दे 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, थीटा आपके सामने आ जाएगा। फिर आप किसी से भी निकाल सकते हो। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है, मेजर सेक्टर पता है, माइनर सेगमेंट पता है, मेजर सेगमेंट पता चल जाएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। प्रॉब्लम लेने की बात है ही नहीं कोई। क्यों? चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर आपके सामने जो होगा वो होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में देखो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड, है ना, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये हाइट होती है। तो इसका वॉल्यूम, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका लेटरल सरफेस एरिया और इसका डायगोनल, इन चारों चीज़ों की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लस, अरे यार मैं क्यूब का लिख रहा हूँ बार बार। टोटल सरफेस का होता है 2LB प्लस का BH प्लस का HL, और लेटरल सरफेस का होता है 2 ब्रैकेट में L + B मल्टीप्लाई में हाइट, इसी को एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट में L² प्लस का B² प्लस का H²। तो इनके अलावा और आपको कोई भी फॉर्मूला परेशान नहीं करेगा। ये हो जाएगा आपका क्यूबॉइड का फॉर्मूला, है ना। सारे क्यूबॉइड खत्म, सारी चीज़ें, सारी क्यूबॉइड खत्म। अब क्या कर लेते हैं, अब क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना। तो क्यूब का फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा।
मान लो ये आपके लिए क्यूब है, ठीक है, वैसे तो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा ख़राब नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछेगा आपसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और डायगोनल ऑफ क्यूब। इतनी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस का 6 इंटू साइड स्क्वायर, लेटरल सरफेस की बात करोगे 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, डायगोनल का फॉर्मूला √3 मल्टीप्लाई साइड। क्लियर? ये हो जाएंगी क्यूब की बातें। अब चले कर लेते हैं बात सिलेंडर की। सिलेंडर की बातें, सिलेंडर में आपको फिर से वही वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं यहाँ पर, और आ जाएगा डायगोनल पैरेलल तो होता नहीं यहाँ पे, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखना, बहुत काम की चीज़ें होंगी आपके लिए। अब चलते हैं कोन में। कोन का ये है परपेंडिकुलर हाइट, ये रेडियस और ये है स्लैंट हाइट। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल तो इधर भी नहीं होती, तो वॉल्यूम की बात करोगे तो आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। इनको आप याद रखना, बहुत 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 काम करेंगे ये आपके लिए। ठीक है, और अगर कभी भी स्लैंट हाइट निकालनी हो तो फॉर्मूला हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, इस पर रख लेना, स्लैंट हाइट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करा जाए, अब स्फीयर का फॉर्मूला बता देते हैं जल्दी से आपको। स्फीयर का फॉर्मूला, देन हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, और सारे फॉर्मूले फिनिश हो जाएंगे। स्फीयर की बात करोगे, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस, और हेमिस्फीयर की बात करोगे तो वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, दोनों ना सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। इधर आप बात करोगे वॉल्यूम की तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इधर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है सारे बच्चों को, है ना। बताओ, अगर किसी फॉर्मूले में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, बाकी तो बहुत बहुत यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं अपने प्यारे से चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में, और सेकेंड लास्ट चैप्टर है ये स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आपको सबसे पहले बता देता हूँ मीन कैसे निकाला जाता है। अगर अनग्रुप्ड डाटा दिया है, अनग्रुप्ड में मीन बिल्कुल सिंपल है निकालना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड कर दो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर दोगे, और जितने नंबर्स उनको डिवाइड कर दो बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर होगा पता चल जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप डाटा का मीन निकालना हो, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप डेटा, है ना, अगर निकालना हो तो इसके 3 मेथड्स हैं जो एनसीईआरटी ने बताए हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में आपको मीन निकालने के लिए बताया गया समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये FI XI तो हमको पता नहीं है, आप तो लिखे चले जा रहे हो बस, है ना। तो XI का मतलब होता है क्लास मार्क, XI का मतलब होता है क्लास मार्क। पहले आपको ये सारी बातें बता देता हूँ। XI का मतलब होता है क्लास मार्क, और क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। बस इसको रख देना, आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर भी ये भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ 0 से लेकर 10, 10 से 20, अगर ऐसे इंटरवल दिया हो तो ये वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और ये वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। बस इतनी बात है, ठीक है। और क्लास साइज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S से। क्लास साइज़ कितने का गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है। देखो 20 में 10 गया, 10 का गैप, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है। अब करोगे आप एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समीशन FI DI अपॉन समीशन FI और प्लस का A, ठीक है। अब DI का मतलब क्या है, DI का मतलब है XI माइनस का A,
ठीक है, दिस इज फॉर एज्यूम मीन मेथड, ये एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है। स्टेप डेविएशन की बात करें, स्टेप डेविएशन में क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई, और ये हो जाएगा आपका स्टेप डेविएशन। यू आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, एच का मतलब क्लास साइज है। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? अब जल्दी से आपको बताता हूँ मीन और मीडियन, है ना। मीन क्या चीज़, सॉरी मीन तो बता चुका हूँ। मीडियन क्या है? मीडियन में सबसे पहले आपको मीडियन क्लास निकालनी होती है। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मीडियन क्लास निकालने का? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो सी एफ, और सी एफ का जो लास्ट वाला आता है, सी एफ का लास्ट वाला, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो और उससे जस्ट ज़्यादा चले जाओ क्लास इन, उसके जस्ट ज़्यादा सी एफ में, जस्ट ज़्यादा इन सी एफ, सी एफ में ही जस्ट ज़्यादा। और अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना, अप्लाई करना कैसे, तो फिर आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर ले रखा है, मेरे चैनल में जाके पढ़ सकते हो। मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई में h, है ना। n/2 मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम का आधा, n मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी सम, है ना। n/2 मतलब आधा कर दो, और बाकी सब लोअर मीडियम क्लास की चीज़ें हैं। लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, सी एफ मीडियम क्लास के जस्ट ऊपर वाला, और एच वाला होता है क्लास साइज। अब बता देता हूँ आपको मोड का फॉर्मूला। मोड में आपको निकालना पड़ेगा मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास निकालने का सिंपल तरीका है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वही मॉडल क्लास है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही मॉडल क्लास होगी। फॉर्मूला क्या होता है मोड का? फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाई में H। ये फॉर्मूला है मोड के लिए। लेकिन कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये मोड में F1 F2 क्या होता है, वो तो बता दो। जैसे मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 9, 7 और 5 ऐसे दे रखा है, तो ये जो है ये ना, ये मॉडल क्लास आएगी। मॉडल क्लास वाली F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। बस इसको याद रखना, आप कर डालोगे क्वेश्चन, ठीक है। एक एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ चलता है, वो भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी चलते चलते। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना। अब जल्दी से आपको प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी के सारे फॉर्मूले हैं। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पहला फॉर्मूला है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, जो आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। और दूसरा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है, दोनों का सम। पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट का मतलब कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 के बीच में झूलती रहती है, 0 1 के बीच में, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर आपको 3 केसेस पढ़ने पड़ेंगे, एक क्वाइन का और एक डाइस का और एक रहेगा कार्ड्स का। कार्ड्स वाला मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको, आप याद रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी कार्ड्स वाले। कार्ड्स वाले में क्या है, देखो सबसे पहली बात, कार्ड्स में आपको याद रखना है टोटल 54 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, दीज आर प्लेइंग कार्ड्स, और अगल बगल जोकर लगा रहता है। अब 52 कार्ड्स में 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। इन 26 रेड में और 26 ब्लैक में, रेड के अंदर में 2 कार्ड्स आते हैं, एक आता है हार्ट और एक आता है डायमंड। दूसरा क्लब और स्पेड, ये दोनों आते हैं ब्लैक के अंडर में, मतलब ये दोनों काले कार्ड्स हैं। देख रहे हो, काले 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 का लूटे बैगन लूटे, तेरा 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 बट मेरा,
है ना। हार्ट में आपको याद रखना है क्या चीज़, हार्ट में एक होती है किंग, होता सॉरी क्वीन, क्लब, है ना, किंग क्वीन जैक और एस। हार्ट के पास 1 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 इतनी बात है, ठीक है। और इनको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड्स, इनको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड्स, इनको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड्स। ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल गया है, मैं अपने पेन से बना देता हूँ, 2 मिनट। इनको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड्स। और बाकी इनके पास भी दुक्की तिक्की रहती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 कार्ड्स ये और 4 कार्ड्स ये, 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है, 9 4 13 हो जाएगा। कॉपी मार दो, 9 4 13 हो जाएगा। कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा, चल अपनी लोकेशन पे। सबके कार्ड बराबर हो गए, बात क्लियर यहाँ से। अच्छा, अब आते हैं हम लोग क्वाइंस में। क्वाइंस की बात करें तो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का 2 की पावर n, टोटल आउटकम्स निकालने का, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला है। और कॉइन में अगर एक कॉइन उछाला गया तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 कॉइन्स उछाले गए तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 3 कॉइन उछाले गए तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल और हेड टेल हेड। इसका हो जाएगा टी टी एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, नहीं टी एच एच, ये हो जाएगा टी एच टी, ठीक है। ये हो जाएंगे टोटल 3 कॉइन्स। अच्छा, एक वर्ड और बता दे रहा, सिंपल सी ट्रिक, ये लोग कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलते हैं, 3 कॉइन एक साथ उछाले जाए या एक कॉइन को 3 बार उछाला जाए तो तीनों वाला केस आएगा। मतलब मैक्सिमम वर्ड पे चलते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, 2 वाला केस बनेगा, ठीक है। इतनी बात याद रखना है। अब अच्छे बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी बचा है अभी, डाइस बचा है, डाइस। अगर एक डाइस उछाला जाए, देखो टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर 6 की पावर n, टोटल आउटकम्स फॉर्मूला होता है इसका, है ना। ये टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला है। एक डाइस उछाला जाएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, ये 1 डाइस का है। लेकिन अगर 2 डाइस उछाले गए तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं ये लोग, ठीक है। और एक बात और, प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में चलते हैं, 1 नहीं आता कभी भी, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 और 41 43 और 47। इनको याद रखना, बहुत काम आएंगे आपके। कंपोजिट में स्टार्टिंग होती है कहाँ से, 4 से, 4 6 7 8 9 ऐसे चलता है कंपोजिट में। और इसके बाद एक और नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। इनको आप याद रखना, बहुत काम की चीज़ होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सारे बच्चों को जय हिंद जय भारत।